हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, हमने क्रिया शरीर स्टार्ट कर दिया था और इसका हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि है शारीर, उसे हमने स्टार्ट कर दिया था। और इसके लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, शरीर क्या होता है, शारीर क्या होता है, और फिर हमने देखा था कि गर्भ का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या था कि जो गर्भ का निर्माण कैसे होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आज मैं आपको क्या करूंगा, इसको रिकॉल करा देता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद हम आज के इस लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जो कि क्या है। आज हम क्या देखेंगे, त्रिदोष को देखेंगे। आज हम क्या देखेंगे, त्रिगुण को देखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये जो त्रिदोष हो गए, त्रिगुण हो गए और पंच महाभूत जो होते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इस तरह से ये टॉपिक आज के इस लेक्चर के होने वाले हैं। और आज हमारा ये जो टॉपिक है, मतलब कौन सा, शारीरिक जो टॉपिक है, ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको वीकली शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा। अब आप बोलेंगे भैया फिर से आप वीकली शेड्यूल दोगे, वीकली शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो कभी चले हो। तो देखिए, मैं अभी क्या था, पिछले 2 हफ्ते का थोड़ा बिजी था, मतलब है ना। और अभी मैंने स्टार्ट किया, तो इसलिए मैं क्या था, थोड़ा बिजी था, जिस कारण मैं वीकली शेड्यूल को फॉलो ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब पक्का आपको वीकली शेड्यूल मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, है ना। आज मैं ये वाला लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ और एक और अपना हेमोपैथिक सिस्टम का लेक्चर दे दूंगा रात में, पक्का आ जाएगा। ठीक है, फिर कल मैं क्या करूंगा, वीकली शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो अब टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आपको क्या करता हूँ, अभी गर्भ का निर्माण कैसे होता है इसका थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। उसके बाद हम आज के इस लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक, जो कि त्रिदोष हो गया, त्रिगुण हो गया, और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, त्रिदोष, पंचमहाभूत और त्रिगुण, ये टॉपिक कवर करके आज का लेक्चर, मतलब आज का जो टॉपिक पूरा कवर कर देंगे, मतलब शारीर जो है वो पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब गर्भ का निर्माण होता है तो कैसे होता है, जब क्या होता है, शुक्र जब क्या होता है, शुक्र हो गया, शोणित हो गया, अष्ट प्रकृति मैंने आपको बताया था क्या क्या आ जाएगा इसमें, अष्ट प्रकृति में अव्यक्त हो जाएगा, है ना, अव्यक्त हो जाएगा, महान हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, त्रिविध अहंकार हो जाएंगे, और पंचतन मात्राएं, और क्या आ जाएगी यहाँ पर, पंचतन मात्राएं आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, षोडश विकार, उसके बाद क्या हो जाएगा, षोडश विकार बोले तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, 11 तो अब की क्या हो जाएगी, इंद्रिय आ जाएगी, है ना, और 5 इसमें क्या आएंगे, 5 महाभूत आ जाएंगे। ठीक है, और जब इनमें क्या होती है, आत्मा प्रवेश करती है, जब इनमें आत्मा प्रवेश होती है, तो इन सब के संयोग से किसका निर्माण होता है, गर्भ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और इस गर्भ में वायु जो होती है वो क्या करती है, विभाजन का कार्य करती है। क्या करती है, विभाजन का कार्य करती है ना। पित्त की जगह हम अग्नि बोलते हैं। अग्नि महाभूत जो होता है वो क्या करता है, इस गर्भ का पाचन करता है ना। जल महाभूत की बात करते हैं तो ये क्या करता है, क्लेदता उत्पन्न करता है। पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी क्या करता है, पृथ्वी जो होता है क्या करता है, इसे इसकी वृद्धि करता है, या इसे क्या करता है, ठोस बनाता है ना। और उसके बाद आकाश की हम बात करते हैं तो आकाश जो होता है वो क्या करता है, गर्भ में रिक्तता उत्पन्न करता है। क्या करता है, गर्भ में रिक्तता उत्पन्न करता है। तो इस तरह से मैंने आपको गर्भ का निर्माण कैसा होता है, गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है, ये लास्ट लेक्चर में बताया था। साथ में हमने शरीर के बारे में बात किए थे और शारीर के बारे में बात किए थे, तो वो तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, आज के इस लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्या देखेंगे, त्रिदोष को देखेंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम दोष की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सामान्य भाषा में क्या आता है, वात पित्त कफ, ये आता है। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है कि दोष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दोष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। दोष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या हो जाएंगे आपके शारीरिक दोष, और दूसरे दोष जो होते हैं वो क्या होते हैं, मानसिक दोष। अगर हम शारीरिक दोष की बात करते हैं तो शारीरिक दोष में क्या आ जाएगा, शारीरिक दोष में हो जाएगा वात, पित्त और कफ। और अगर हम मानसिक दोष की बात करते हैं तो मानसिक दोष में क्या हो जाएंगे, रज और तम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दोष को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष की बात करते हैं वात पित्त कफ, मानसिक दोष की बात करते हैं जिसमें क्या हो जाएगा, रज आ जाएगा और क्या हो जाएगा, तम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये दोष
अगर ये दोष क्या होते हैं, प्राकृत अवस्था में रहते हैं, क्या होते हैं, प्राकृत अवस्था में रहते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे शरीर का क्या करते हैं, वो उपचय करते हैं। क्या करते हैं, उपचय। उपचय बोले तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और अगर क्या होता है, अगर इनकी क्या होती है, विकृता अवस्था होती है, अगर इनकी क्या होती है, विकृता अवस्था होती है ना, विकृता अवस्था होती है ना, या विषम अवस्था, या इनकी क्या होती है, विषम अवस्था होती है, तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, जिस कारण हमें किसी न किसी प्रकार की क्या होती है, विकृति या हमें क्या होती है, व्याधि होती है। ठीक है, तो इस तरह से दोष जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। ठीक है, शारीरिक दोष किस कारण होते हैं, ड्यू टू वात पित्त कफ इनकी विकृति के कारण, और मानसिक दोष किस कारण होते हैं, रज और तम की विकृति के कारण। ठीक है, चलिए मानसिक दोष मानसिक दोष से हमारा शरीर दूषित होता है तो हमको मानसिक रोग होते हैं। शारीरिक दोष के कारण अगर हमको क्या होता है, शारीरिक दोष के कारण अगर हमको किसी प्रकार की विकृति होती है तो हम क्या बोलते हैं, शारीरिक रोग बोल देते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, अगर हम दोष की परिभाषा देखें तो दोष की परिभाषा क्या होती है, निरुक्ति देखें तो दुष्यंती इति दोषा, मतलब जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, दोष बोल देते हैं। ठीक है, और दूषित करने वाले को हम क्या करते हैं, दोष करते हैं। सामान्यतः बोले तो दोष का अर्थ किससे लिया जाता है, त्रिदोष से, मतलब अगर आपसे कोई बोले दोष तो आपके दिमाग में क्या आएगा, वात पित्त कफ ये आएगा। लेकिन दोष को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, परंतु दोष को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष में क्या जाएगा, वात पित्त कफ, और मानसिक दोष में क्या हो जाएगा, रज और तम आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना, ये दोष जो होते हैं, 3 दोष का अर्थ शारीरिक दोषों से लिया गया है, जो प्राकृत अवस्था में रहते हुए क्या करते हैं, शरीर का उपचय करते हैं। तो अगर ये दोष जो होते क्या होते हैं, प्राकृत अवस्था में रहते हैं ना, तो क्या करते हैं, शरीर का उपचय करते हैं, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और विकृत अवस्था में क्या होते हैं, शरीर को दूषित करते हैं। तो ये हमने देख लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, द लिटरली मीनिंग ऑफ द वर्ड दोष इज दैट विच कॉसेज डीके और डिस्ट्रक्शन, जो हमारी बॉडी में डीके या डिस्ट्रक्शन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। When those are बैलेंस, जब क्या होते हैं, बैलेंस कंडीशन में होते हैं, तो क्या करते हैं, दे कैरी ऑल प्रोमिनेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड मेंटेन हेल्थ। जब ये दोष जो होते हैं बैलेंस कंडीशन में होते हैं तो हमारी बॉडी की जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उनको कंट्रोल करते हैं, है ना। और व्हेन दोष गेट डिस्टर्ब्ड, जब ये क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, दे अटैक अदर बॉडी टिश्यू, हमारी बॉडी टिश्यू क्या करते हैं, अटैक करते हैं, विच आर वीक एंड डिसीज इज क्रिएटेड। तो जब क्या होते हैं, इनकी जब क्या होती है, इनकी विकृता अवस्था होती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के टिश्यू को क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जो वीक टिश्यू होते हैं उनको अटैक करते हैं, और फिर क्या करते हैं, हमारी बॉडी में किसी न किसी प्रकार की क्या होती है, फिर डिसीज क्रिएटेड होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम परिभाषा देखो, फिर वही परिभाषा इन्होंने बता दी, हमने क्या बोला, दुष्यंती इति दोषा, मतलब जो हमारे शरीर को दूषित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। एक तो आप ये बोल दो या बोल दो आपकी दोष क्या होते हैं, दोष आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। दोष क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारी बॉडी के। और वात पित्त कफ डू फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्या फंक्शन करते हैं, तो वात जो होता है क्या करता है, रेगुलेट ऑल द मूवमेंट विच आर टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है किस कारण होती है, वात दोष के कारण होती है। पित्त की बात करते हैं तो डाइजेशन हो गया, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और जो भी जो चेंज होता है वो किस कारण होता है, पित्त दोष के कारण होता है। और हमारी बॉडी को स्टेबल बनाए रखना, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, वो कौन प्रोवाइड करता है, कफ दोष करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वात दोष जो होता है, जितने भी मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में उनको कंट्रोल करता है। पित्त दोष जो होता है, डाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और जो भी चेंजेस होते हैं वो किस कारण होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो किस कारण होता है, पित्त दोष के कारण होता है। और कफ दोष जो होता है क्या करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को स्टेबल बनाए रखता है ना। और यूनियन मतलब जोड़ के रखता है। ठीक है, तो each दोष हैव 5 सब टाइप्स, और हर एक दोष जो होते हैं इनके क्या होते हैं, 5 सब टाइप होते हैं। देखो अभी क्या है, वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, इनके क्या होगा, हम अलग से चैप्टर ही देखेंगे, मतलब डिटेल में, जहाँ पर हम इसके गुण को देखेंगे, इसके कर्म को देखेंगे, है ना। और फिर इनके सब टाइप जो होते हैं इनको भी हम डिटेल में देखेंगे कि इन सब टाइप का क्या फंक्शन होता है ना। और वात के कारण कौन सी विकृति हो सकती है, पित्त दोष के कारण कौन सी होती है, कफ दोष के कारण कौन सी होती है। तो ऐसा करके
अलग अलग चैप्टर ही है। अभी शायद एक बार ये वाला बेसिक चैप्टर है, एक और शायद बेसिक चैप्टर है, उसके बाद हम बात से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष की बात करते हैं वात, पित्त और कफ, है ना। और ये जब क्या होते हैं प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं तो हमारी बॉडी की जो भी क्या होते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना। और जब इनकी क्या होती है व्यग्रता अवस्था होती है तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यू को अटैक करते हैं, है ना। और हमें फिर क्या होता है किसी न किसी प्रकार की डिसीज क्रिएट होती है, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होती है विकृति पैदा होती है ना। जब क्या होता है ये हमारे शरीर को दूषित करते हैं तो, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा मानस दोष, मानस दोष में क्या जाएगा रज और तम हो जाएगा, ठीक। चलिए तो बस अभी आपको सिर्फ एक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि आखिरकार ये दोष होते क्या है ना, और इनका क्या कार्य है, ठीक है। तो हम अभी आगे थोड़ा देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वात को देखें तो वात को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब वात के भी क्या होते हैं 5 सब टाइप होते हैं। कौन कौन से, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु। फिर बात करते हैं पित्त की, बात करते हैं तो पित्त पे भी क्या जाएगा पाचक, रंजक, भ्राजक, साधक और आलोचक। क्या जाएगा पाचक, रंजक, भ्राजक, साधक और आलोचक। कफ की बात करते हैं, कफ के भी क्या होते हैं 5 सब टाइप होते हैं, क्लेदक, बोधक, अवलंबक, श्लेषक और तर्पक, ठीक है। पंच महाभूतों से बना शरीर, हाँ देखो अब मैंने आपको बताया था ना कि इस सृष्टि में जितनी भी चीजें होती है वो किस होती है पंच महाभूतिक होती है। मतलब ये किससे बनी हुई है 5 महाभूतों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है 5 महाभूतों से। क्या क्या हो जाएगा 5 महाभूत कौन से, वायु हो गया, है ना, वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, पृथ्वी हो गया और आकाश, ठीक है। इन 5 महाभूतों से संसार की जितनी भी चीजें वो बनी हुई है। मतलब सृष्टि की चाहे वो चेतन सृष्टि की बात कर लो आप, अचेतन सृष्टि की बात कर लो, तो सब जो होते हैं वो कैसे होते हैं पंच महाभौतिक होते हैं। किससे बने होते हैं ये पंच महाभूतों से बने हुए होते हैं। वैसे ही अगर हमारी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी भी किससे बनी हुई है पंच महाभूतों से बनी हुई है ना। इनमें से अगर हम बात करते हैं तो ये जो 5 महाभूत होते हैं तो इन 5 महाभूतों में से ऊपर के जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं कौन से, वायु, अग्नि और जल, ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं क्रियाशील होते हैं। ये कैसे होते हैं क्रियाशील होते हैं। मतलब कैसे होते हैं ये फंक्शनल होते हैं, है ना। और नीचे के 2 आपको दिखाई दे रहे हैं 2 महाभूत कौन से, पृथ्वी और आकाश, ये कैसे होते हैं नॉट फंक्शनल, ये फंक्शनल नहीं होते हैं। मतलब ये कैसे होते हैं निष्क्रिय होते हैं, कोई क्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो होता है क्या होता है अति स्थूल है, बहुत बड़ी है पृथ्वी, अति स्थूल है, जिस कारण ये कैसे होती है नॉट फंक्शनल होती है। आकाश की अगर हम बात करते हैं तो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म हो जाने के कारण आकाश क्या होता है निष्क्रिय होता है। पृथ्वी क्या होता है अति स्थूल हो जाने के कारण कैसा होता है निष्क्रिय होता है। तो पृथ्वी हो गया, आकाश तत्व हो गया, ये दोनों तत्व जो होते हैं क्या होते हैं निष्क्रिय होते हैं। और ऊपर के 3 जो तत्व होते हैं कौन से, क्या होता है वायु, जल और अग्नि, ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं क्रियाशील होते हैं। मतलब कैसे होते हैं फंक्शनल होते हैं। और इन्हीं 3 महाभूतों के, इन 3 महाभूतों के आधार पर वायु से वात का, अग्नि से पित्त का और जल से किसका कफ का क्या बताया गया है महत्वपूर्ण बताया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि पंच महाभूत, पूरा शरीर पूरा संसार किससे बना हुआ है पंच महाभूतों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना। वायु, अग्नि और जल ये तीनों क्या होते हैं क्रियाशील होते हैं, फंक्शनल होते हैं। और पृथ्वी चूंकि क्या होता है अत्यंत स्थूल होता है, आकाश चूंकि क्या होता है अति सूक्ष्म होता है, तो ये दोनों क्या होते हैं निष्क्रिय होते हैं, मतलब नॉट फंक्शनल होते हैं, है ना। अतः प्रधान क्रियाशील भूत वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल के आधार पर ही क्या होता है कि आधार पर ही क्या होता है वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों की आयुर्वेद में सबसे अधिक महत्वता बताई गई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला कि संसार की जितनी भी चीजें होती है किससे बनी होती है पंच महाभूतों से बनी हुई है ना। कौन सा पंच महाभूत हो गए, 5 महाभूत होते हैं। क्या हो जाएगा वायु हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, जल, पृथ्वी और आकाश। तो पृथ्वी और आकाश जो होते हैं कैसे निष्क्रिय होते हैं, और बाकी के 3 तत्व जो होते हैं कैसे होते हैं फंक्शनल होते हैं, क्रियाशील होते हैं। और इन तीनों महाभूतों के आधार पर ही क्या बताया गया है वात, पित्त, कफ, इन तीनों का आयुर्वेद में महत्व बताया गया है। इन तीनों का आयुर्वेद में महत्व बताया गया है। और ये तीनों जो होते हैं क्या वात, पित्त, कफ आयुर्वेद के क्या है मूलभूत सिद्धांत है। इन तीनों दोषों पर ही क्या है क्रिया शरीर जो है ना, इन तीनों दोषों पर ही क्या है क्रिया शरीर आधारित है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रिदोष आयुर्वेद का या क्रिया शरीर का मूलभूत सिद्धांत होता है। तो त्रिदोष क्या है आयुर्वेद या क्रिया शरीर का मूलभूत सिद्धांत है।
है ना। और इसी पर क्या है पूरा क्रिया शरीर टिका हुआ है, और इसी पर क्या है पूरा आयुर्वेद टिका हुआ है। ठीक है, आयुर्वेद की जो चिकित्सा होती है इसी पर टिकी हुई है, किस पर, त्रिदोष पर। तो इसलिए अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से या चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो त्रिदोष जो होते क्या होते हैं, अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्रिया शरीर की दृष्टि से भी देखें तो त्रिदोष जो होते क्या होते हैं, अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, त्रिदोष की अगर हम बात करते हैं तो 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ है ना, वात पित्त कफ। और ये वात पित्त कफ जो होते हैं, वात पित्त कफ जो होते हैं जब क्या होते हैं, प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो हमारी बॉडी का उपचय करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। और जब इनकी होती है विकृत अवस्था होती है तो हमारी बॉडी के टिश्यू क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और जिस कारण क्या होता है, हमें किसी न किसी प्रकार की विकृति या व्याधि क्रिएट हो जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये शारीरिक दोष होते हैं, कौन से, वात पित्त और कफ, है ना। और वायु जो होता है वायु जो होता है वो क्या करता है, वायु तत्व से वात का, पित्त से ये अग्नि से किसका, पित्त का, और जल से किसका, कफ का। ये तीनों महाभूतों के आधार पर ही, ये तीनों महाभूतों के आधारों पर ही क्या है, वात पित्त कफ के महत्वपूर्ण को समझाया गया है। ठीक है, ये महत्ता को बताया गया है। ठीक, उसके बाद अगर देख सकते हैं यहाँ पर, वायु पित्तम कपश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रह। तो वात पित्त कफ ये तीनों क्या होते हैं, शारीरिक दोष होते हैं। तो वात पित्त कफ तीनों क्या होते हैं, शारीरिक दोष कहलाते हैं। ठीक है, जब ये क्या होते हैं, विकृत अवस्था में होते हैं तो क्या करते हैं, हमारे शरीर को दूषित करते हैं, और हमें क्या होता है, फिर किसी न किसी प्रकार की विकृति पैदा होती है। और इन तीनों दोषों के कारण जो विकृति पैदा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, शारीरिक रोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, उसे हम शारीरिक रोग बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं त्रिदोष का महत्व। त्रिदोष का महत्व क्या होता है, तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जब इनकी होती है प्राकृत अवस्था होती है, देखिए यहाँ पर जब इनकी क्या होती है, प्राकृत अवस्था होती है, प्राकृत अवस्था होती है तो हमारे शरीर का क्या करते हैं, उपचय करते हैं। और जब इनकी क्या होती है, वैकृता अवस्था होती है, वैकृता अवस्था होती है, तब ये क्या करते हैं, जब इनकी वैकृता अवस्था होती है तब क्या करते हैं, कोई ना कोई विकृति पैदा करते हैं, कोई ना कोई विकृति पैदा करते हैं। ठीक है, चलिए तो शरीर में वात पित्त कफ सर्व शरीर व्यापी होते हैं, अतः पूरे शरीर में क्या व्याप्त है, मतलब पूरे शरीर में क्या होते हैं, हमारे जो वात पित्त कफ तीनों दोष क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कुपित होते हुए अशुभ कार्य करते हैं एवं अकुपित अवस्था में शुभ कार्य जैसे प्रकृति का निर्माण करना, उपचय करना, बल वर्ण प्रसाद आदि प्रदान करते हैं। विकृत अवस्था में अशुभ कार्य अर्थात विकृति उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने जगत के साथ हाँ देखो अब क्या हुआ कि आचार्य सुश्रुत ने क्या किया कि जगत के साथ मतलब संसार के साथ वात पित्त कफ इनके फंक्शन की सिमिलरिटी बताई है। जैसे कि बात करते हैं जिस प्रकार से चंद्रमा जो होता है, जिस प्रकार से है ना, जिस प्रकार से चंद्रमा जो होता है वो क्या करता है, विसर्ग। जिस प्रकार से चंद्रमा जो होता है क्या करता है, विसर्ग बोले तो एनाबोलिज्म का काम करता है, एनाबोलिज्म का कार्य करता है। जिस प्रकार से सूर्य जो होता है वो क्या करता है, आदान बोले तो कैटाबोलिज्म का कार्य करता है ना, कैटाबोलिज्म का कार्य करता है। जिस प्रकार से वायु जो होती है वो क्या करती है, विक्षेप बोले तो मूवमेंट या हम डिफ्यूजन बोल देते हैं, इसका कार्य करती है। तो इसी प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने इन तीनों के साथ सामंजस्य या सिमिलरिटी बताते हुए क्या बोला है कि कफ जो होता है उसको चंद्रमा की प्रतिनिधित्व बताया है ना, पित्त को सूर्य का प्रतिनिधि बताया है जो कि क्या करता है, आदान कार्य करता है, कैटाबोलिज्म का कार्य करता है। और वायु को या वात को किसका, वायु का प्रतिनिधि बताया जो कि विक्षेप का कार्य करता है, डिफ्यूजन का कार्य करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य वायु विसर्ग आदान एवं विक्षेप का कार्य के द्वारा संसार का धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कफ को चंद्र का प्रतिनिधि बताया है ना, पित्त को सूर्य का प्रतिनिधि बताया है, और वायु को यानी कि वात को वायु का प्रतिनिधि बताया है। ठीक है, और इस प्रकार से तीनों जो होते हैं किसका कार्य करते हैं, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म और डिफ्यूजन का कार्य करते हैं। डिफ्यूजन मतलब वात जो होता है वो क्या करता है, जितने भी बॉडी में मूवमेंट होती है किस कारण कंट्रोल होती है, वात के कारण होती है। फिर जितना भी क्या होता है हमारा एनाबोलिक एक्टिविटी होती है वो किस कारण होती है, कफ के कारण होती है। और जितनी भी क्या होती है कैटाबोलिक एक्टिविटी होती है वो किस कारण कंट्रोल होती है, किसके द्वारा कंट्रोल होती है, तो पित्त के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने इन तीनों दोषों का किससे सिमिलरिटी बताई है, जगत के साथ बताई है। तो कफ का चंद्रमा
और सूर्य की बात करते हैं तो ये किसकी बात करें, पित्त की बात करें तो उसको सूर्य का प्रतिनिधि बताया है, और वायु की बात करते हैं या वात की बात करते हैं तो उसको वायु का प्रतिनिधि बताया है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मानस दोष। देखो तो अब मानस दोष पढ़ने से पहले आपको किसकी जानकारी होना चाहिए, त्रिगुण की जानकारी होना चाहिए। त्रिगुण क्या होता है, देखिए तो त्रिगुण क्या होता है, रज, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं। और ऐसा बताया गया है कि संसार में जितनी भी चीजें होती है त्रिगुणात्मक होती है। अब आप बोलोगे भैया इससे पहले तो आप बोल रहे थे कि संसार में जितनी भी चीजें होती है वो पंच महाभौतिक होती है, तो बिल्कुल पंच महाभौतिक तो होती है, लेकिन ये पंच महाभूत भी किसका बना हुआ है, त्रिगुण का ही बना हुआ है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे बना हुआ है। पंच महाभूत भी किससे बने हुए हैं, त्रिगुण से ही बने हुए हैं। मतलब पंच महाभूत भी कैसे होते हैं, त्रिगुणात्मक होते हैं। अब कैसे होते हैं, तो उसके लिए आपको मैं षष्ठी उत्पत्ति क्रम बताता हूँ। देखो षष्ठी की उत्पत्ति कैसे हुई है, अगर हम आयुर्वेद के अनुसार देखें, है ना, तो षष्ठी की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से हुई है। अब यहाँ पर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत दिया है षष्ठी की उत्पत्ति के लिए। तो अभी मैं आपको एक जो जनरल वाला षष्ठी उत्पत्ति क्रम होता है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो कैसा बताया गया है कि षष्ठी का उत्पत्ति कैसा होता है। षष्ठी का उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से हुआ है। देखो सबसे पहले क्या है, अव्यक्त। हाँ, एक मिनट, इसको मैं क्या थोड़ा स्पेस जहां पर वहां ले जाता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो तो षष्ठी का उत्पत्ति क्रम कुछ इस प्रकार का है। देखो सबसे पहले अव्यक्त से क्या बना है, षष्ठी उत्पत्ति जो थी कुछ इस प्रकार से हुई है। किससे हुई है, अव्यक्त, है ना। अव्यक्त से क्या बना है, अव्यक्त से महान से त्रिविध अहंकार। महान से क्या है, त्रिविध अहंकार, है ना। और त्रिविध अहंकार की बात करते हैं तो त्रिविध अहंकार में क्या क्या हो जाएगा, वैकारिक हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, तेजस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, भूतादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूतादि हो जाएगा, है ना। अगर हम वैकारिक की बात करते हैं तो वैकारिक जो होता है वो कैसा होता है, सात्विक होता है। कैसा होता है, ये सात्विक होता है। अगर हम तेजस की बात करें तो कैसा होता है, राजसिक होता है। कैसा होता है, ये राजसिक होता है ना, मतलब इसमें रज गुण होता है। और भूतादि की बात करें तामसिक, मतलब इसमें कौन सा गुण होता है, तम गुण होता है, तामसिक। ठीक है, और सात्विक और राजसिक दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एकादश इंद्रिया का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, एकादश इंद्रिया का फॉर्मेशन करते हैं। और राजसिक और तामसिक दोनों मिलकर किसका, पंच तन मात्राएं का फॉर्मेशन करते हैं। और पंच तन मात्राओं से किसका निर्माण होता है, पंच महाभूत का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से षष्ठी उत्पत्ति क्रम बताया गया। तो आप देख रहे हैं ये जो पंच महाभूत है इसमें भी क्या है, सत्व, रज और तम गुण है। तो हम ये बोल सकते हैं कि संसार में जितनी भी चीजें होती है वो कैसे होती है, त्रिगुणात्मक होती है। मतलब सब में क्या है, सत्व, रज, तम गुण प्रेजेंट होते हैं। वही अगर हम देखें तो पंच महाभूत जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, किससे बने हुए हैं, त्रिगुण से बने हुए हैं, है ना। तो हम या तो आप ये बोलते हो कि संसार में जितनी भी चीजें होती है पंच महाभूत से बनी हुई है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि संसार की जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो सूक्ष्म चीजों, अति सूक्ष्म हो या अति महान हो, है ना, वो सभी किससे बनी हुई है, त्रिगुण से बनी हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि सभी चेतन व अचेतन सृष्टि सत्व, रज, तम से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया षष्ठी उत्पत्ति क्रम के द्वारा, है ना। पंच महाभूत का वर्णन करते हुए हमने कहा था कि सभी चेतन और अचेतन सृष्टि की उत्पत्ति किससे, पंच महाभूतों से हुई है। अतः संसार के सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ, है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ या महान से महान पदार्थ जो होते हैं, चाहे वो चेतन हो या अचेतन हो, सब में क्या होता है, सत्व, रज, तम विद्यमान रहता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सृष्टि में चाहे वो चेतन सृष्टि हो या अचेतन सृष्टि हो, है ना, वो किससे बनी हुई है, त्रिगुण से बनी हुई है। मतलब उसमें सत्व, रज, तम 3 गुण क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। इसके बिना सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है, और इन सत्व आदि गुणों के बिना सृष्टि का निर्माण जो संभव नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। सात्विक, राजसिक और तामसिक, सात्विक और राजसिक से क्या बनता है, एकादश इंद्रिया बनती है। और राजसिक और तामसिक से क्या बनता है, पंच तन्मात्रा। और पंच तन्मात्रा से क्या होता है, पंच महाभूत का निर्माण होता है। और पंच महाभूत से क्या होती है, सृष्टि की जितनी भी चीजें हैं वो बनी हुई है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी भी चीजें होती है उसमें क्या होता है, 3 गुण होते हैं।
सत्व, रज और तम तीनों गुण क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। और इन तीनों के गुण के बिना क्या होता है, सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है, सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए हम त्रिगुण का लक्षण यहाँ पर बताएं। तो ये जो सत्व गुण हमने क्या, अब हम देखो अभी तक हमने क्या देख लिया कि जितनी भी चीजें होती है वो क्या होती है, त्रिगुणात्मक होती है। मतलब सृष्टि की जितनी भी चीजें हैं उसमें क्या होता है, तीनों गुण प्रधान होते हैं। सत्व गुण भी होता है, रज गुण भी होता है, तम गुण भी होता है ना। तो इसमें तीनों गुण क्या तो विद्यमान रहते हैं और सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो इन तीनों गुणों के बिना हो ही नहीं सकती है ना। क्या हो जाएगा, सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो इन तीनों गुणों के बिना असंभव है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको षष्ठी उत्पत्ति क्रम के द्वारा बताया था। ठीक है, तब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमने क्या बोला कि सारी चीजें त्रिगुणात्मक होती है। तो अब हम ये देखेंगे सत्व गुण, रज और तम इनका क्या क्या लक्षण होता है। तो सत्व गुण क्या होता है, प्रकाश अर्थात ज्ञान कराता है। और रज की बात करते हैं, प्रवृत्ति या चेष्टा, मतलब जितने भी क्या होते हैं मूवमेंट होती है वो किस कारण होती है, वो किस कारण होती है, रज गुण के कारण होती है। तम गुण जो होता है क्या होता है, इन दोनों गुणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो दोनों गुण को क्या कहता है, नियमन करना, अर्थात उन्हें अपने अपने कार्य में अति प्रवृत्त होने से रोकना। तो इन सत्व और रज को कौन रेगुलेट करता है, तम गुण रेगुलेट करता है। ठीक है, तो सत्व गुण क्या करता है, प्रकाश अर्थात ज्ञान कराता है। रज गुण का क्या लक्षण होता है, प्रवृत्ति या चेष्टा। और तम गुण की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, दोनों गुणों का, किसको, सत्व और रज को क्या करता है, रेगुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं महर्षि चरक क्या कहते हैं, महर्षि चरक कहते हैं कि सत्व गुण जो होता है क्या होता है, अदोष होता है। मतलब जैसे हमने बताया था ना कि मानसिक दोष में क्या होता है, मानसिक दोष में क्या होता है, रज और तम आता है, सत्व नहीं आता है। क्यों, क्योंकि जो सत्व जो होता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। सत्व में क्या होता है, कल्याण का अंश शेष रहता है। इसीलिए ये बताया गया है कि ये जो सत्व जो होता है, क्योंकि ये शुद्ध होता है, ये हमारे शरीर को क्या करता है, या हमारे इंद्रियों को क्या करता है, सुख प्रदान करता है। क्योंकि ये हमारे शरीर की इंद्रियों को सुख प्रदान करता है, इसीलिए सत्व गुण को मानसिक दोषों में नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि सत्व गुण जो होता है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। इसमें क्या होता है, कल्याण का अंश शेष रहता है, ये हमारी इंद्रियों को सुख प्रदान करता है। इसीलिए अगर हम मानसिक दोष की बात करते हैं तो मानसिक दोष में सिर्फ दो ही दोष आते हैं, एक तो क्या आता है सत्व, एक तो क्या आता है तम, दूसरा क्या होता है रज आता है। लेकिन सत्व जो होता है वो मानसिक दोष नहीं होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, अति शुद्ध होता है। तब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कोई दोष नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये शुद्ध होता है, ये हमारी इंद्रियों को सुख प्रदान करता है। और इसमें क्या होता है, कल्याण का अंश क्या रहता है, शेष रहता है, कल्याण का अंश शेष रहता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, अदोष होता है। वही अगर हम रज की बात करें तो ये क्या होता है, दोष युक्त होता है। और इसमें क्या होता है, रोष का अंश शेष रहता है। रोष मतलब क्या होता है, क्रोध। और तम की बात करते हैं, ये कैसा होता है, दोष युक्त होता है। और इसमें क्या होता है, मोह का अंश शेष रहता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें किसकी, सत्व गुण की, तो सत्व गुण जो होता है उसका कार्य क्या होता है कि ये मन को सुख में लगाता है। मन को क्या करता है, सुख में लगाता है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारी इंद्रियों को सुख प्रदान करता है, ये शुद्ध होता है, इसीलिए इसे हम दोष नहीं बोलते सत्व को, है ना। रज गुण की बात करते हैं तो मन को क्या करता है, काम में लगाता है ना। हमको काम करने की प्रवृत्ति किस कारण होती है, रज गुण के कारण होती है। और हमें आलसी जो होती है वो किस कारण आती है, तो तम गुण के कारण हमें क्या होती है, आलसी आती है ना। सत्व गुण क्या आप यहाँ पर देखिए क्या होता है, निर्मल होता है, अति पवित्र होता है, सूक्ष्म होता है, लघु होता है, उज्जवल होता है, सुख संज्ञ, प्रकाश का स्वरूप, निर्विकार होता है तथा ज्ञानवान होता है। और सत्व के प्रकाशवान होने के कारण इसे दोष नहीं कहा गया है, क्योंकि सत्व जो होता है वो क्या करता है, हमारे इंद्रियों को सुख प्रदान करता है, शुद्ध होता है, उज्जवल होता है, निर्मल होता है। इसीलिए सत्व जो है, सत्व गुण जो है, इसे दोष नहीं माना गया है, इसे दोष नहीं माना गया है ना। और सत्व मन व इंद्रियों का करता है, सुख प्रदान करता है ना। तो हमें जो खुशी मिलती है, हम जो स्मृति का जो किसी चीज को हम याद रख पाते हैं तो किस कारण कर पाते हैं, सत्व के कारण कर पाते हैं। ठीक है, तो खुशी, असंदेह, स्मृति ये किस कारण होता है, सत्व के कारण ही संभव है। ठीक, फिर हम बात करते हैं रजगुण की। तो आसक्ति उत्पन्न करने वाला प्रेरक, विभिन्न गतिविधियों का कारक होता है, दुख का कारण, उत्साह का कारण, उत्तेजक, चंचल, चल, क्रोध। तो हम क्या होता है, हम उत्साहित होते हैं, है ना, हम उत्तेजित होते हैं। हमें क्रोध जो आता है वो किस कारण होता है, किस कारण आता है, हमें रज गुण के कारण आता है। और रज को मानसिक दोष में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, क्रोध पूर्ण स्वभाव उत्पन्न करता है। अब चूंकि हमें क्रोध जो होता है किस कारण होता है, किस कारण होता है, रज गुण के कारण होता है। इसी कारण रज को क्या बोला गया है, मानसिक दोष बोला गया है ना। मतलब ये कैसा होता है, दोष युक्त होता है। वही अगर हम बात करें तम गुण की, तो अज्ञानता को उत्पन्न करता है ना, आलसी का कारण होता है, ज्ञान का अवरक होता है ना, उदासीन, असंवेदनशील, गुरु, नियामक, निद्रा का कारण। हमें जो नींद आती है वो किस कारण होती है,
किस कारण होती है? तम गुण के कारण होती है। हमें आलसी जो होती है वो किस कारण होती है? तम गुण के कारण होती है। ठीक है, तो आलसी का कारण हो गया, निंद्रा का कारण हो गया, वो क्या होता है? तम गुण होता है। और मोह अंश की अधिकता होती है, और तम को मानसिक दोषों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो इसे भी क्या कहा गया है? मानसिक दोष में सम्मिलित किया गया है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि हमने क्या बोला? 3 गुण होते हैं। एक तो क्या होता है? सत्व होता है, फिर क्या होता है? रज होता है, और फिर क्या होता है? तम होता है। ठीक है, अगर मैं सत्व की बात करूँ तो सत्व जो होता है कैसा होता है? शुद्ध होता है। कैसा होता है? शुद्ध होता है, हमारे इंद्रियों को सुख प्रदान करता है। इसीलिए इसे मानसिक दोषों में नहीं लिया गया है। वही अगर हम बात करें रज की बात करते हैं, तो रज में क्या होता है? रोष का अंश, इसमें क्या होता है? रोष का अंश शेष रहता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? मानसिक दोष में सम्मिलित किया गया है। हमें जो क्रोध आता है इसी कारण आता है। उत्साह हम अति उत्साहित होते हैं, हम अति उत्तेजित होते हैं, तो किस कारण होते हैं? रजगुण के कारण होते हैं। तम की अगर बात करते हैं तो हमें आलसी जो आती है, निद्रा जो आती है ना, और अज्ञानता का जो कारण होता है वो कौन सा गुण होता है? तम गुण होता है ना। और इसे भी मानसिक दोषों में लिया गया है। इसे भी मानसिक दोषों में लिया गया है ना। ठीक है, तो इस तरह से 3 गुण होते हैं, जिसमें से सत्व को शुद्ध माना है, जिसको मतलब मानसिक दोषों में नहीं लिया गया है। और रज और तम की बात करते हैं तो रज के कारण क्या होता है? रोष का अंश शेष रहता है, और तम की बात करते हैं आलसी का कारण होता है, निद्रा का कारण होता है। इसीलिए इसे मानसिक दोषों में लिया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए अब इनके त्रिगुण के महत्व की हम बात करते हैं। तो दोष जो होते हैं, जैसे कि अब देखो, अब पूरा हम क्या करते हैं, एक बार क्या बोल सकते हैं इसको, पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आप, तो दोष जो होते हैं 2 प्रकार के, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष में क्या जाएगा? वात, पित्त, कफ। और तो शारीरिक दोष क्या होते हैं? वात, पित्त, कफ की विकृति से उत्पन्न होते हैं। और मानसिक दोष जो होते हैं क्या होते हैं? रज और तम की विकृति से उत्पन्न होते हैं। और सत्व को मानसिक दोष नहीं माना गया है ना। सत्व रोग का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि यह शुद्ध होता है और तथा मन और इंद्रियों का करता है? सुख प्रदान करता है। सत्व का प्रकाशवान होने के कारण चिकित्सा में केवल रज और तम को ही क्या माना है? दोष माना है। तो ये सत्व जो होता है वो कहते हैं प्रकाशवान होता है, शुद्ध होता है, हमारी इंद्रियों को क्या करता है? सुख प्रदान करता है। इसीलिए इसे दोष में सम्मिलित नहीं किया गया है। दोष में सिर्फ किसे सम्मिलित किया गया है? रज और तम को ही सम्मिलित किया गया है। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं तो देखिए अब यहाँ पर इन्होंने ये बताया गया कि जिस प्रकार से क्या होता है कि दीपक हो गया, दिया हो गया और बत्ती, ये तीनों क्या होते हैं? इनके तीनों के गुण या तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन फिर भी तीनों क्या होते हैं? तीनों अगर साथ में रहते हैं तभी क्या होता है? दीपक अच्छे से जलता है। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसा बतलाया गया है कि सत्व, रज और तम तीनों जो होते हैं क्या होते हैं? गुणों में विरोधी होते हुए या एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी क्या होते हैं? अगर ये एक साथ रहकर काम नहीं करेंगे तो कोई भी कार्य नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सत्व, रज, तम जो होते हैं तीनों गुण स्वभाव में भिन्न या विरोधी होते हुए भी, मतलब सत्व, रज और तम ये क्या होते हैं? गुण या स्वभाव में विरोधी होते हुए भी क्या होते हैं? एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, है ना। और इनमें से कोई गुण अकेला नहीं रह सकता तथा अन्य गुणों के सहयोग के बिना। और इनमें से क्या होता है? कोई भी गुण अकेला नहीं रह सकता। और अगर मान लो किसी भी एक गुण का अभाव होता है तो कोई भी कार्य आपका संपन्न नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? अन्य गुणों के सहयोग के बिना कार्य नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों गुण जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? विरोधी होते हुए भी ये तीनों जो होते हैं क्या होते हैं? एक साथ रहते हैं और एक साथ क्या करते हैं? वो कार्य करते हैं, है ना। और अगर मान लो ये एक साथ नहीं रहेंगे तो कोई भी मतलब इनके बिना, इन तीनों गुणों के सहयोग के बिना क्या होता है? कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से क्या होता है? दिया हो गया, है ना, बत्ती हो गया और तेल जो होते हैं तीनों एक दूसरे क्या होते हैं? विरोधी होते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो इन तीनों में से एक का भी अभाव होगा तो क्या होगा? दीपक नहीं जलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से सत्व, रज, तम जो होते हैं क्या होते हैं? तीनों एक साथ रहते हैं, है ना। एक साथ रहते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। भले ही ये क्या है? एक दूसरे के स्वभाव या गुण में क्या है? विरोधी है, लेकिन फिर भी तीनों एक साथ रहते हैं और क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से क्या होता है? अग्नि, बत्ती और तेल परस्पर भिन्न या विरोधी होते हुए भी तीनों के सहयोग से क्या होता है? दीपक जलता है और तीनों एक साथ मिलकर अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार क्या होता है? सत्व, रज, तम परस्पर विरोधी होते हुए भी शरीर में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है? दिया, दीपक और बत्ती के समान ही ये सत्व, रज, तम जो होते हैं वो क्या होते हैं? विरोधी होते हुए भी, एक दूसरे का स्वभाव या गुणों में विरोधी होते हुए भी एक साथ रहते हैं और क्या करते हैं? शरीर में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं
हाँ, उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, त्रिगुण, त्रिदोष और पंच महाभूतों के बीच में संबंध बताया है। तो इसको तो आपको क्या कर लेना है, याद ही कर लेना है। यहाँ पर समझाने का तो कुछ है ही नहीं। तो आप सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पंच महाभूत और सत्व आदि गुण में अगर हम संबंध देखें तो आकाश में सत्व गुण हो जाएगा। वायु की बात करते हैं रज, अग्नि की बात करते हैं तो सत्व और रज, जल की अगर हम बात करते हैं सत्व और तम, और पृथ्वी की बात करते हैं तो तम। वही अगर हम त्रिगुण और त्रिदोष के बीच में अगर हम संबंध देखें तो रज जो होता है बात में क्या हो जाएगा, रजगुण, पित्त में सत्व गुण और कफ में कौन सा गुण, तम गुण। ठीक है। वही अगर हम क्या देखें, त्रिदोष और पंच महाभूत के बीच संबंध देखें तो वात की बात करते हैं तो वायु और आकाश, पित्त की बात करते हैं तो अग्नि, और कफ की अगर बात करते हैं तो जल, और क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है। देखो हालांकि सारी चीजें क्या होती है, त्रिगुणात्मक होती है, लेकिन यहाँ पर संबंध किस एस्पेक्ट में बता रहे हम कि ज्यादा क्या है उस एस्पेक्ट में बता रहे हैं। तो भाई अगर हम बात करें किसकी, पंचमहाभूत त्रिगुण की देखें तो आकाश में क्या हो जाएगा, सत्व, वायु की बात करते हैं तो रज, अग्नि की बात करते हैं सत्व और रज, जल की बात करते हैं सत्व और तम, और पृथ्वी की बात करते हैं तो तम। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये संबंध है ना, इसको आपको याद ही कर लेना है। और यहाँ से देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा। मतलब आप देखना यहाँ पर, तो इस चैप्टर से 2 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा चांसेस क्या है कि एमसीक्यू यहीं से पूछेगा। ये जो आपको त्रिगुण, त्रिदोष और पंचमहाभूत संबंध दिख रहा है, तो यहीं से एक एमसीक्यू आना चाहिए, है ना। और अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन आता है मानसिक दोष से ये पूछा जाएगा कि सत्व रज तम में से, या फिर सब डायरेक्ट पूछ लेगा कि मानसिक दोष में क्या क्या लिया गया है, तो आपको क्या मानना है, रज और तम मानना है। ठीक है। सत्व को मानसिक दोष में क्यों नहीं सम्मिलित किया गया, तो यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर एकदम आसान था, है ना। और त्रिदोष हो गया तो उसको हम डिटेल में क्या करेंगे, अलग से चैप्टर देखेंगे। बात का हम डिटेल में देखेंगे, पित्त का हम अलग से देखेंगे, कफ का हम डिटेल में आगे देखेंगे, है ना। ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आएगा, तो ज्यादा आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। हाँ, और जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आपको पढ़ना है, तो आपके इस चैप्टर के जो एमसीक्यू बन जाएंगे। और सबसे ज्यादा चांसेस है वो कहाँ से आने के, ये जो संबंध आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों संबंध को अच्छे से आप याद रख लेना। जो भी आपको संबंध बताएंगे यहाँ पे, सारों संबंध को आपको क्या करना है, आपको रट ही लेना है। ठीक है। चलिए, दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि यहीं से क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा। ठीक। चलिए, तो इस तरह से आज का हमारा जो चैप्टर है, कौन सा, शारीरिक चैप्टर, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको वीकली शेड्यूल भी प्रोवाइड कर दूंगा आज रात में। तो इस तरह से अब क्या होगा, वीकली शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।